Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम इमरजेंसी प्रोविज़न लक्ष्मीकांत का चैप्टर 17 पढ़ने वाले हैं. इमेजिन कीजिए अगर इंडिया किसी के साथ वॉर में उलझ जाए या किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कम्प्लीटली फेल हो जाए या कंट्री की इकोनॉमी इतनी वीक हो जाए कि गवर्नमेंट सैलरी देने में मुश्किल हो गवर्नमेंट को, तो क्या लगता है तब क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हेल्पलेस हो जाता है? बिल्कुल नहीं, है ना. इस सिचुएशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, और ये नॉर्मल पावर्स नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं जो सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशन में यूज़ किए जाते हैं. आज हम इमरजेंसी प्रोविज़न को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे, देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, कब लगता है और कैसे लगता है, ठीक है, और कौन लगाते हैं. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग को समझने से. इमरजेंसी प्रोविज़न क्या है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे प्रोविजंस हैं जो प्रेसिडेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हैंडल करने के लिए स्पेशल पावर देता है. इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे इंडिया की सोवरेनिटी प्रोटेक्ट करना, यूनिटी मेंटेन करना, इंटेग्रिटी बचाना और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखना. ध्यान रहे कि इमरजेंसी का मतलब डेमोक्रेसी ख़त्म होना नहीं है, बल्कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्टिवली फंक्शन करने देना है. इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस को समझ लेते हैं. ठीक है, सो इमरजेंसी प्रोविज़न मिलते हैं पार्ट 18 में. ये कवर करते हैं आर्टिकल 352 से 360. याद रखिए कि 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 356 जो है वो प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, प्रेसिडेंट इमरजेंसी. 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है ना. तो बीच के आर्टिकल्स इन इमरजेंसी के इफेक्ट और रिलेटेड प्रोविज़न को एक्सप्लेन करते हैं. अब ना इसके 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी की बात करते हैं जो हमने पढ़ा ना आर्टिकल उसके. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इंडिया में ना 3 तरह के इमरजेंसी होती है. पहला है नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 उसको कवर करता है. कब लगती है? जब इंडिया या उसके कह सकते हो कि किसी पार्ट की सिक्योरिटी को ना थ्रेट हो, वॉर का, एक्सटर्नल एग्रेशन का या फिर आर्म रेबेलियन का. ध्यान रहे कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह ना आर्म रेबेलियन वर्ड यूज़ होने लगे हैं. दूसरा है प्रेसिडेंशियल रूल, प्रेसिडेंट रूल. सो ये कवर होता है आर्टिकल 356 से. इससे ना स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं. ये तब लगती है जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाए कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही. सिंपल एग्जांपल लो, अगर किसी स्टेट में मेजॉरिटी प्रूफ नहीं हो पा रही या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो आर्टिकल 356 अप्लाई हो सकता है. ठीक है, और फिर आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो अंडर आर्टिकल 360 आता है. ये तब डिक्लेयर होता है जब इंडिया या किसी पार्ट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या कह सकते हो क्रेडिट थ्रेटन हो. इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज तक ना इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुआ. अब आता है कि इमरजेंसी क्यों लगता है, वाई आर इमरजेंसी प्रोविजन नीडेड, है ना. क्वेश्चन है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स क्यों दी. सोचिए, नॉर्मल सिचुएशन के लिए नॉर्मल गवर्नमेंट काफ़ी होती है ना, लेकिन वॉर के टाइम पे मेजर रिवेलियन होता है या सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे फास्ट डिसीजन मेकिंग ज़रूरी होती है. और इसीलिए ना कॉन्स्टिट्यूशन टेम्परेरी बेसिस पर ना सेंटर को स्ट्रॉन्गर पावर देता है, लेकिन ये पावर रूटीन गवर्नेंस के लिए नहीं है, सिर्फ एक कह सकते हो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के लिए होता है. ओके, अब ना फेडरल एंड यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मली इंडिया एक फेडरल सिस्टम फॉलो करता है, लेकिन स्पेशल नेशनल इमरजेंसी के दौरान ना कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पररी जो है यूनिटरी कैरेक्टर अडॉप्ट कर लेता है. इसका मतलब है कि सेंटर की पावर ना काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है. पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी लॉ बना सकती है. स्टेट की ऑटोनॉमी टेम्परली जो है वो रिड्यूस हो जाती है. ध्यान रहे कि ये परमानेंट चेंज नहीं होता. इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद फेडरल स्ट्रक्चर नॉर्मल हो जाता है ना. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या कहते हैं? उनका कहना था कि हर डेमोक्रेसी को इमरजेंसी पावर की ज़रूरत नहीं होती है, होती है, ठीक है, लेकिन उनका जो यूज़ है ना कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर ही होना चाहिए. यानी इमरजेंसी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं. और इसलिए जो है सेफ गार्ड भी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं, जिन्हें हम जो है अभी नेक्स्ट में बात करेंगे. ठीक है, हाँ,
अब हम बात कर लेते हैं कि ग्राउंड्स फॉर नेशनल इमरजेंसी, कब कब जो है नेशनल इमरजेंसी लगेगा। तो नेशनल इमरजेंसी किन सिचुएशन में डिक्लेयर हो सकती है? आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग जो है सिर्फ 3 ग्राउंड पे है। पहला, वॉर, जब इंडिया किसी के साथ वॉर में उलझा हो, अगर इंडिया की सिक्योरिटी थ्रेटन हो तो इमरजेंसी लग सकती है। एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री के साथ फुल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, है ना। दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी किसी फॉरेन कंट्री की हॉस्टाइल एक्शन, चाहे फॉर्मल वॉर डिक्लेयर हुआ हो या नहीं, एग्जाम्पल जैसे बॉर्डर पर मिलिट्री अटैक हो जाए तो। फिर उसके बाद आर्म्ड रेबेलियन, ये क्या है? यानी आर्म्ड फोर्स के थ्रू गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना ऑर्गेनाइज रेबेलियन। ध्यान रहे कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ना इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने इसे रिप्लेस करके जो है आर्म्ड रेबेलियन कर दिया है, ताकि इमरजेंसी का मिसयूज़ ना हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है, आपको याद रखना चाहिए, है ना। सो नेशनल इमरजेंसी वर्सेस प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी की अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट इमरजेंसी, तो स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल सेम नहीं होते हैं ना। डिफरेंस याद रखिए, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर लगता है। रीज़न है जब वॉर हो, एक्सटर्नल अग्रेशन हो, आर्म रिबेलियन हो, एप्लीकेबल होता है पूरे इंडिया या किसी पार्ट पर, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल जो है अंडर आर्टिकल 356 लगता है। वजह होता है कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, है ना। एप्लीकेबल होता है सिर्फ कंसर्न स्टेट, जिस स्टेट का वो है वो से स्टेट में लगेगा। सिंपल ट्रिक, 352 जो है आर्टिकल वो नेशन के लिए होता है और 356 किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए होता है। कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर क्या होता है प्रोक्लेमेशन का, इसकी बात करते हैं। तो अब देखते हैं इमरजेंसी डिक्लेयर कैसे होती है। सबसे पहला स्टेप है कि प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई होना चाहिए कि इमरजेंसी की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। लेकिन फिर जो है स्टेप 2, 44th अमेंडमेंट के बाद ना प्रेसिडेंट सिर्फ तब इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं जब यूनियन कैबिनेट रिटन रिकमेंडेशन दे। ध्यान रहे कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन काफ़ी नहीं है, एंटायर यूनियन कैबिनेट की रिटन एडवाइजरी मैंडेटरी है। ये सेफ गार्ड इमरजेंसी मिसयूज़ रोकने के लिए ऐड किया गया। स्टेप 3 होता है प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इशू करते हैं, ठीक है। स्टेप 4 होता है इसके बाद ना प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट के दोनों हाउस से अप्रूव करवाना पड़ता है विद इन 1 मंथ, ओके। स्टेप 5 होता है अप्रूवल के बाद इमरजेंसी कंटिन्यू रहती है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सो अप्रूवल का रूल क्या है कि दोनों हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, यानी टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी, और प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का जो कह सकते हो आप 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। सो इमरजेंसी 6 महीने के लिए वैलिड होती है। हर 6 महीने के बाद ना पार्लियामेंट फिर से अप्रूव करेगी, तभी कंटिन्यू होगा। थ्योरेटिकली इमरजेंसी मल्टीपल 6 मंथ पीरियड के लिए कंटिन्यू की जा सकती है, प्रोवाइडेड कि पार्लियामेंट हर एक्सटेंशन को अप्रूव करे। अब रिवोकेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट कभी भी इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं, और 44th अमेंडमेंट के बाद लोकसभा कि एटलीस्ट 1/3 मेंबर रिटन नोटिस दे सकते हैं कि इमरजेंसी रिवोक करने की रेजोल्यूशन पर डिस्कशन हो। अगर लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से ना रिवोकेशन रेजोल्यूशन पास कर दे तो प्रेसिडेंट को ना इमरजेंसी रिवोक करनी ही होगी, ओके। और ये भी ना एक इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेटिक सेफगार्ड है। अब ना हम कुछ अमेंडमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। सो इमरजेंसी पावर को स्ट्रॉन्गर बनाया। प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन को जुडिशियल रिव्यू से लार्जली प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये इमरजेंसी के दौरान सेंटर की पावर और स्ट्रेंथन हुई इसमें। फिर आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये क्या करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसने इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस करके आर्म्ड रिबेलियन किया। कैबिनेट की रिटन एडवाइस कंपलसरी बनाई। पार्लियामेंट जो है सेफगार्ड रिस्टोर किया, पार्लियामेंट्री सेफगार्ड को रिस्टोर किए। लोकसभा को रेवोकेशन का पावर दिया, और इसीलिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ना इमरजेंसी सेफगार्ड को का कह सकते हो अमेंडमेंट भी कहा जाता है। सो यही है कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 के थ्रू लगता है, ओके। और जो है कह सकते हो कि नेशनल इमरजेंसी जो है 1962 चाइना वॉर जब हो रहा था तब लगा था। 1971 जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो रही थी ना एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे 1971 में लगा था, और फिर 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ था
उस पर लगाया गया था इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पे। फिर उसी के बाद जो है ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, ओके, ताकि ये चीज़ें बदले। अब ना हम कुछ इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या इफ़ेक्ट होता है, सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसका, ठीक है। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट है कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन पर जो पड़ता है कि नॉर्मल सिचुएशन में ना इंडिया एक फेडरल सिस्टम फॉलो करता है ना, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंटर काफ़ी पावरफुल हो जाता है। क्या चेंजेस होते हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है, पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। ये पावर जो है आर्टिकल 250 के अंदर मिलता है। यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर ना स्टेट तक एक्सटेंडेड हो जाती है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 353 है। सिंपल एग्जांपल कि नॉर्मल डेज़ में ना पुलिस स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट जो है पुलिस से रिलेटेड लॉ भी बना सकती है। यही रीज़न है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम फेडरल सिस्टम टेम्पररी जो है यूनिटरी बायस अडॉप्ट कर लेती है। ध्यान रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो परमानेंटली यूनिटरी नहीं बन जाता, सिर्फ इमरजेंसी के पीरियड के लिए ना सेंटर स्ट्रॉन्गर हो जाता है, बस इतना ही है, इसको बस ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल इफेक्ट के बारे में कि क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ ना दिस वन, एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है, नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन फास्ट हो जाता है। लेजिस्लेटिव की बात करें तो पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर कम्प्लीटली अबॉलिश नहीं होती, वो भी लॉ बना सकती है, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो सेंटर जो है फाइनेंशियल मैटर पे भी स्ट्रॉन्गर पोजीशन में आ जाता है। फाइनेंशियल रिलेशन को रेगुलेट करने की पावर बढ़ जाती है और इससे ना इमरजेंसी सिचुएशन को एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है। इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर पे। लोकसभा की बात करें तो नॉर्मली ना टर्म 5 साल का होता है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट इस टर्म को ना एक साल के लिए आगे बढ़ा सकती है, लेकिन इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद लोकसभा मैक्सिमम 6 महीने तक ही एक्सटेंड कर सकती है। उसके बाद इलेक्शन करवाना होगा चाहे कुछ भी हो। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो इनकी टर्म भी ना सिमिलरली 1 साल के लिए एक्सटेंड की जाती है हर बार, और इमरजेंसी के बाद 6 महीने तक आप रह सकते हो, उसके बाद आपको इलेक्शन करवाना ही होगा, ठीक है। सो कुछ आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं हम, 358, 359 इसके बारे में। तो अब सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है स्टूडेंट, आर्टिकल 358 और 359 को मिक्स कर देते हैं। चलिए एक ना आसान तरीके से समझते हैं। 358 सिर्फ आर्टिकल 19 से रिलेटेड है और ये ऑटोमेटिक ऑपरेट करता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि ये तभी अप्लाई होता है जब नेशनल इमरजेंसी, वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन का ग्रुप जो है ग्राउंड पर डिक्लेयर हुई हो। आर्म रिबेलियन वाली इमरजेंसी में आर्टिकल 358 अप्लाई नहीं होता। आर्टिकल 19 की फ्रीडम ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है इमरजेंसी के पीरियड के लिए, ठीक है। और 359 की अगर हम बात करें दिस वन, तो ये डिफरेंट है। इसमें ना प्रेसिडेंट एक सेपरेट ऑर्डर इशू करते हैं। प्रेसिडेंट स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट जाने का राइट सस्पेंड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि राइट ख़त्म नहीं होते, सिर्फ उनके इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट अप्रोच करने की राइट सस्पेंड हो जाती है। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं किए जा सकते अंडर आर्टिकल 359। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके कुछ ना इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की अगर हम बात कर लें, ओके, जो हमने पिछले भी नोट्स पे देखे थे। 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में हुआ था। इसने क्या किया, इमरजेंसी पावर को स्ट्रेंथन कर दिया था। 42nd जो था 1976, उसने इमरजेंसी पीरियड में सेंटर की पोजीशन और स्ट्रांग हो गई थी। 44th में क्या हुआ कि सबसे इम्पॉर्टेंट सेफगार्ड लाए कि आर्म्ड रिबेलियन वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, कैबिनेट की रिटन एडवाइस कंपलसरी की गई और जुडिशियल रिव्यू रिस्टोर हुआ, और आर्टिकल 20 और 21 को प्रोटेक्शन मिला, है ना। सो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी इंडियाज फेडरल सिस्टम टेम्परली अक्वायर अ यूनिटरी बायस with the center becoming much stronger, है ना। And after 44th Constitutional Amendment Act, Article 358 applies only when the national emergency is declared on the ground of war या फिर external aggression, ठीक है। It does not apply जब emergency armed rebellion के basis पे हो। सो आर्टिकल 358 ये कहता है, ओके। एंड आर्टिकल 358 जो है वो ओरिजिनल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है सिर्फ रेस्ट्रिक्ट
restricted its operation to emergency declare on the ground of war and external aggression. और ओरिजिनली था ये पार्ट, ठीक है. सो ये था. अब जो है ना हम थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात कर लेते हैं कुछ आर्टिकल्स के. ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 355 ड्यूटी ऑफ द यूनियन. तो ये यूनियन का ड्यूटी क्लॉज है. इसके अकॉर्डिंग यूनियन का ड्यूटी है कि हर स्टेट को एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करना और इंश्योर करना कि हर स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही हो. आर्टिकल 356 जो है प्रेसिडेंट रूल. अगर प्रेसिडेंट को गवर्नर की रिपोर्ट या किसी और सोर्स से लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही तो प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट्स रूल प्रोक्लेम कर सकते हैं. ठीक है, ध्यान रहे कि गवर्नर की रिपोर्ट नेसेसरी नहीं है, प्रेसिडेंट और अदरवाइज भी सेटिस्फाई हो सकते हैं. फिर आता है आर्टिकल 365. ये क्या कहता है कि अगर कोई स्टेट यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन फॉलो नहीं करते हैं तो ये एक रीज़न हो सकता है कि प्रेसिडेंट को ये कंक्लूड करना पड़े कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है. ध्यान रहे कि आर्टिकल 365 ना ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं करता, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस प्रोवाइड करता है कि हाँ आप जो है प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो. अब आता है कि ग्राउंड्स फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. सवाल आता है कि कब लग सकता है प्रेसिडेंट रूल. एग्जाम्पल जैसे हंग असेंबली हो, कोई स्टेबल गवर्नमेंट ना बन पाना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेजॉरिटी लूज़ कर दे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो जाए, एक्सट्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए. लेकिन सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम या पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट प्रेसिडेंट रूल का सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है. और सबसे इम्पॉर्टेंट है एसआर बोमाई जजमेंट 1994. इसने डिक्लेयर किया, इसने बहुत क्लियर किया कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन जो है जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती है. मतलब ओके, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हैं और अगर उसने नेशनल इमरजेंसी लगा दी तो उस सेटिस्फैक्शन को भी जो है जुडिशरी जो है रिव्यू करेगी कि ये किस बेसिस पे सेटिस्फैक्शन था. ओके, मतलब कोर्ट चेक कर सकता है कि आर्टिकल 356 का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा. ये है. इसके कुछ प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, है ना. तो सबसे पहले ना गवर्नर रिपोर्ट भेज सकते हैं या प्रेसिडेंट किसी और सोर्स से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. दूसरा स्टेप होगा कि प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है. थर्ड स्टेप है कि प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 के अंडर प्रोक्लेमेशन जो है इशू कर सकते हैं. फिर स्टेप 4 आता है कि ये प्रोक्लेमेशन जो है पार्लियामेंट के दोनों हाउस के सामने रखी जाती है. स्टेप 5 होता है कि दोनों हाउस को 2 महीने के अंदर अप्रूव करना पड़ता है. अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो प्रेसिडेंट रूल ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है. ठीक है, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो तो राज्यसभा पहले अप्रूव कर सकती है. और अगर लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाए, मतलब वापस इलेक्शन हो गया और लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो उसके 30 दिन के अंदर अप्रूवल लेना पड़ता है लोकसभा से. अब आता है कि इसके ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं. ठीक है, ये अप्रूवल हमने बात कर लिया. ड्यूरेशन की बात करें तो इनिशियली ना प्रेसिडेंट रूल 6 महीने के लिए वैलिड होती है. हर 6 महीने पे पार्लियामेंट जो है अप्रूवल से एक्सटेंड हो सकता है. मैक्सिमम ड्यूरेशन है 3 साल, लेकिन 1 साल से आगे एक्सटेंशन तभी पॉसिबल है जब नेशनल इमरजेंसी इन ऑपरेशन हो, होल और रेलिवेंट पार्ट ऑफ द स्टेट, एंड इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करे कि इलेक्शन कंडक्ट कराना इम्पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल नहीं है. तो अब कंसिक्वेंसेस देखते हैं. सो कंसिक्वेंसेस क्या होता है. सबसे पहला है कि प्रेसिडेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव फंक्शन अज्यूम कर सकते हैं. गवर्नर प्रेसिडेंट के बिहाफ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं. पार्लियामेंट उस स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट पर लॉ बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को आइदर सस्पेंड एनिमेशन में रखा जा सकता है या डिसॉल्व किया जा सकता है. लेकिन हाई कोर्ट ना अपना काम नॉर्मली कंटिन्यू करती है, जुडिशरी डिसॉल्व नहीं होती. सो प्रेसिडेंट रूल वर्सेस नेशनल इमरजेंसी की बात कर लेते हैं अब. ओके, दिस वन. तो ये कंपैरिजन इम्पॉर्टेंट है. प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है कि सिर्फ एक स्टेट में लगता है, मतलब जिस स्टेट का कंसर्न है वहाँ पे, जहाँ पे ग्राउंड फेलियर हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, ये आर्टिकल 356 के अंदर लगता है. और फंडामेंटल राइट्स जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होते. नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो पूरे इंडिया या किसी पार्ट ऑफ इंडिया पे लग सकता है. ग्राउंड होगा कि वॉर में है इंडिया, या एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन है. आर्टिकल 352 के अंदर ये लगता है. सेंटर स्टेट रिलेशन टेम्परली जो है यूनिटरी बाइस ले लेता है. आर्टिकल 358 और 359 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो सकते हैं और इसीलिए दोनों इमरजेंसी जो है कम्प्लीटली डिफरेंट हैं.
ओके, सो आर्टिकल 355 जो है वो itself does not authorize president rule, it only impose a duty on union. आर्टिकल 356 जो है प्रोवाइड करता है पावर. गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो है ना, अंडर आर्टिकल 356 गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये अब प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो, है ना. ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के एक्सरसाइजेबल जो है बिकेम एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट ही चलाएगी, है ना. सो अब जो है ना हम बात कर लेते हैं मिसयूज़ भी होता है ना. अब इतना है तो मिसयूज़ तो होगा ही, उसकी भी बात कर लेते हैं कि मिसयूज़ रोकने के लिए फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या किया गया बदलाव. तो सबसे पहले ना बैकग्राउंड समझते हैं. तो आर्टिकल 356 का ऑब्जेक्टिव था कि सिर्फ तब यूज़ करना जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जेन्युइनली फेल हो जाए. लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में इसका कोई जो है कई बार ना मिसयूज़ हुआ है. कई स्टेट गवर्नमेंट को पॉलिटिकल रीज़न से डिसमिस कर दिया गया. एग्जांपल जैसे 1959 में केरला गवर्नमेंट डिसमिसल हुआ. 1977 में जनता गवर्नमेंट ने कांग्रेस रूल स्टेट को डिसमिस किया. फिर 1980 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने जनता रूलर वाली जो स्टेट है उसको डिसमिस कर दिया था. तो इस वजह से ना आर्टिकल 356 को पॉलिटिकल वेपन के रूप में जो है यूज़ किया गया और इसका क्रिटिसाइज़ भी हुआ. तो फेडरलिज्म भी वीक हुआ और सेंटर स्टेट ट्रस्ट भी अफेक्ट हुआ. और इसी मिसयूज़ को कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिक जजमेंट दिया, सारबोमाई केस 1994. अब ना इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि सारबोमाई केस है क्या एक्चुअल में. तो सुप्रीम कोर्ट ने 9 जज बेंच ने कुछ लैंडमार्क प्रिंसिपल दिए. प्रिंसिपल पहला 1 कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा. मतलब कोर्ट चेक करेगी कि प्रोक्लेमेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं. प्रिंसिपल 2 है कि कोर्ट प्रोक्लेमेशन के बेसिस पर अवेलेबल मटेरियल एग्जामिन कर सकती है. अगर डिसीजन इन इरेलेवेंट या कह सकते हो मैलिफाइड रीज़न पर बेस्ड है तो कोर्ट जो है उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है. प्रिंसिपल 3 है कि मेजॉरिटी का जो है टेस्ट राजभवन में नहीं फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा. अगर डाउट है कि सीएम के पास मेजॉरिटी है या नहीं तो सॉल्यूशन है फ्लोर टेस्ट. गवर्नर की पर्सनल ओपिनियन इनफ नहीं है. प्रिंसिपल 4 है कि अगर प्रेसिडेंट रूल मैलिफाइड या आर्बिट्री निकले तो सुप्रीम कोर्ट प्रोक्लेमेशन को कैंसिल कर सकती है. और अगर गवर्नमेंट इलीगल डिसमिस हुई हो तो कोर्ट उस गवर्नमेंट को रिस्टोर भी कर सकती है. प्रिंसिपल 5 कहता है कि स्टेट असेंबली को ना पार्लियामेंट के अप्रूवल से पहले ना डिसॉल्व करना कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी के सब्जेक्ट हैं, है ना. अगर प्रोक्लेमेशन इनवैलिड पाई जाती है तो कोर्ट डिसॉल्यूशन को भी सेट असाइड कर सकती है. एंड छठा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि फेडरलिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और इसीलिए आर्टिकल 356 का मिसयूज़ बेसिक स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट करता है. ठीक है. अब ना कुछ पावर वर्सेस इम्प्रॉपर यूज़ या प्रॉपर यूज़ के डिफरेंसेस देखते हैं. सो प्रॉपर यूज़ मतलब सपोज़ इलेक्शन के बाद ना किसी स्टेट में कोई गवर्नमेंट ही ना बन पा रही हो या सीएम मेजॉरिटी लूज़ कर चुका है और फ्लोर टेस्ट से बच रहा है. ये स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट एक्ट कर रही है. ऐसे सिचुएशन में ना आर्टिकल 356 यूज़ किया जा सकता है. इम्प्रॉपर यूज़ की बात करते हैं या मैलिफाइड यूज़ की बात करते हैं, इलेजिटिमेट. तो अब मान लीजिए कि सेंटर और स्टेट में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी हैं. ठीक है. सिर्फ पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस कर दी जाए या मेजॉरिटी होने के बावजूद फ्लोर टेस्ट का जो है मौका ही ना दिया जाए तो ये आर्टिकल 356 का जो कह सकते हो मिसयूज़ माना जाता है. ठीक है. सरकारिया कमीशन के कुछ रिकमेंडेशन थे, उसको भी देख लेते हैं. तो सरकारिया कमीशन ने भी ना इंपॉर्टेंट सेफगार्ड सजेस्ट किए थे. सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थे कि आर्टिकल 356 का यूज़ लास्ट रिजॉर्ट की तरह होना चाहिए. मतलब जब सब कुछ ख़त्म हो गया और कुछ ऑप्शन नहीं बचे तब जाके आप 356 यूज़ करोगे. फिर उसके बाद है कि गवर्नर की रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल होनी चाहिए. तीसरा है कि पहले सब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर किए जाएंगे, फिर जब कुछ नहीं मिलेगा ना तब आप आखिरी में लगाओगे प्रेसिडेंट रूल. ठीक है. मेजॉरिटी का डिसीजन हाउस के फ्लोर पर ही होना चाहिए. फिर आता है कि प्रेसिडेंट रूल मिनिमम रिक्वायर्ड पीरियड के लिए ही रहे. और ये रिकमेंडेशन ना बाद में सारबोमाई जजमेंट की स्पिरिट से भी मैच करती है. ठीक है. अब ना कुछ स्कोप की बात कर लेते हैं. स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू. तो सबसे पहले ना आज सुप्रीम कोर्ट किन चीज़ों को रिव्यू कर सकती है. पहला कि क्या प्रेसिडेंट के पास रेलिवेंट मटेरियल है. दूसरा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एक्चुअली में फेल हुई थी.
तीसरा कि क्या गवर्नर की रिपोर्ट जेन्युइन थी। फोर्थ कि क्या फ्लोर टेस्ट अवॉइड किया गया। फिफ्थ क्या पॉलिटिकल मैलिफाइड था। अगर आंसर हाँ है तो कोर्ट इंटरवेंशन कर सकती है इस चीज़ में। यही था और ये था कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 356। अगर नहीं कर रही है तो लगेगा, है ना। उसके बाद ना हम थोड़ी बात करेंगे अभी कि ग्राउंड ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने का क्या ग्राउंड है। प्रेसिडेंट रूल देख लिया, अब फाइनेंशियल इमरजेंसी। सबसे पहले ना आर्टिकल 360 क्या कहता है कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाए कि इंडिया या इंडिया के किसी पार्ट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट थ्रेटेंड है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकती है। ध्यान दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ना एग्जैक्ट सिचुएशन लिस्ट नहीं करता, ये प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल सेटिस्फैक्शन पर डिपेंड करता है। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से एक समझते हैं कि हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल समझिए कि सेवरल फिजिकल क्राइसिस हुआ, एक्सट्रीम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा है, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन फुलफिल करने में जो है सीरियस डिफ़िकल्टी आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेटन करने वाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई हो। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है, कंसल्टेशन ग्राउंड नहीं है ना। तो इस बेसिस पे जो है ये सोच सकते हैं इमरजेंसी लगाने की। इसके क्या प्रोसीजर होते हैं इसको पहले समझते हैं। सबसे पहला होता है कि प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई होना चाहिए, प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होते कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट थ्रेटन है। दूसरा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ना जैसे नेशनल इमरजेंसी में होता है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पर एक्ट करते हैं। थर्ड है कि प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन इशू करते हैं। फोर्थ है कि ये प्रोक्लेमेशन ना पार्लियामेंट के दोनों हाउस के कह सकते हो कि सामने रखी जाती है। फिफ्थ कि पार्लियामेंट को 2 मंथ के अंदर अप्रूवल करना होता है। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो तो राज्यसभा पहले अप्रूव कर सकती है और फिर जब लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर अप्रूव करना होगा। अप्रूवल ना मिलने पे ना तो इमरजेंसी ऑटोमेटिकली जो है सीज हो जाती है। ये अप्रूवल की भी बात कर ली हमने। अब ना इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो अप्रूवल के बाद ना फाइनेंशियल इमरजेंसी कितना चलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनलाइक प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए ना कॉन्स्टिट्यूशन कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है प्रिस्क्राइब नहीं किया। ये तब तक कंटिन्यू कर सकता है जब तक प्रेसिडेंट इसे रिवोक ना कर दें, और प्रेसिडेंट इसे कभी भी रिवोक कर सकते हैं, वो उसके है। ठीक है, अब ना इसके कुछ इफ़ेक्ट्स को देख लेते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्या क्या इफेक्ट होता है। पहला कि ये डायरेक्शन टू स्टेट, प्रेसिडेंट जो है स्टेट को फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जो है डायरेक्शन दे सकते हैं, जैसे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कंट्रोल करो, है ना, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी मेंटेन करना, ये सब पे। दूसरा इफेक्ट है कि ये रिडक्शन ऑफ सैलरीज, प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं स्टेट को कि यूनियन और स्टेट एम्प्लॉय की सैलरीज को जो है अलाउंसेस को रिड्यूस की जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस भी इंक्लूड हो सकते हैं। ये आर्टिकल 360 का ये कह सकते हो यूनिक फीचर है। थर्ड इफेक्ट क्या है कि मनी बिल, प्रेसिडेंट डायरेक्ट कर सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर के मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया जाए और आफ्टर दे आर पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर, जब स्टेट लेजिस्लेचर उस चीज़ को पास कर देंगे तो उसको प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए जो है उसे रिजर्व रखा जाए। ध्यान रहे कि इसका मतलब ये नहीं है कि मनी बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन मैंडेटरी हो जाती है, नहीं, बस कि अगर पास हो गई है तो एक बार प्रेसिडेंट की भी मंजूरी लो तब जाके आगे बढ़ेगा। फाइनेंशियल कंट्रोल, फोर्थ इफेक्ट कि सेंटर का फाइनेंशियल कंट्रोल स्टेट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सेंटर का जो है ना फाइनेंशियल कंट्रोल स्टेट के उस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्टेट को यूनियन के फाइनेंशियल डायरेक्शन फॉलो करने पड़ते हैं और इसीलिए जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी में फाइनेंशियल डिक्लेरेशन टेम्परली जो है वीकन हो जाती है। अब आता है कि वाई हैज़ इंडिया नेवर डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी, क्यों नहीं हुआ। तो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इंडिया में अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी क्यों नहीं लगी। बिकॉज पहला स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दूसरा आरबीआई और फिजिकल मैनेजमेंट मैकेनिज्म है, तीसरा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते रहते हैं, फोर्थ है कि फाइनेंशियल क्राइसिस को ना हैंडल करने के लिए ना ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी टूल्स जो हैं अवेलेबल हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आर्टिकल 360 को कॉन्स्टिट्यूशन ने लास्ट रिजॉर्ट के रूप में इमेजिन किया था और इसलिए अब तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो यही चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ना स्पेसिफिकली रिक्वायर करता है रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट ओनली फॉर नेशनल इमरजेंसी आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल
amendment. Okay, for financial emergency na president act on the aid and advice of the council of minister under normal constitutional scheme, but there is no separate constitutional requirement of a written cabinet recommendation. financial के लिए written recommendation नहीं चाहिए, it is only required for the national emergency. okay, so यही है अप्रूवल जो है आपको कैन बी एक्सटेंडेड, जो है ना आर्टिकल 360 प्रोवाइड करता है कि अप्रूवल विद इन 2 months एंड वंस अप्रूव फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू कर सकता है अनटिल जब तक प्रेसिडेंट उसको रिवोक ना करे. ठीक है, कोई इस पर 6 month की कह सकते हो कि वो नहीं है पाबंदी कि आपको 6 महीने पर अप्रूवल चाहिए, नहीं. अब ना क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न के क्रिटिसिज्म को. सबसे पहले ना क्रिटिसिज्म समझते हैं. क्रिटिक का मानना था कि इमरजेंसी प्रोविज़न ना एग्जीक्यूटिव के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर कॉन्सेंट्रेट कर देता है, पॉलिटिकल मिसयूज़ को पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है, फेडरल स्ट्रक्चर टेम्पररी जो है यूनिटरी बन जाता है, फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शन लग सकती है. इसी वजह से ना कुछ स्कॉलर्स ने इन प्रोविज़न को डेमोक्रेसी के लिए रिस्की माना है. लेकिन ना कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का आर्ग्यूमेंट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट था कि उनका कहना था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी ज़रूरी होती है. नॉर्मल लॉज हर क्राइसिस को हैंडल नहीं कर सकते. ठीक है, अब ना कुछ डिबेट की बात कर लेते हैं. केटी शाह की बात करें तो उन्होंने ना इमरजेंसी प्रोविज़न का अपोज किया. उनका मानना था कि अगर मिसयूज़ हुआ तो डेमोक्रेसी वीकन हो सकती है. HV कामत की बात करें तो उन्होंने कंसर्न एक्सप्रेस किया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का मिसयूज़ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के अगेंस्ट हो सकता है. HN कुंजरू की बात करें इनकी तो उन्होंने ना अनरिस्ट्रिक्टेड एग्जीक्यूटिव पावर को डेंजरस बताया और पर्सनल लिबर्टी को लेकर कंसर्न रेज किया. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर की बात करें तो ये ना इमरजेंसी प्रोविज़न के सपोर्ट में थे, लेकिन उन्होंने भी एम्फसाइज़ किया कि इमरजेंसी ना लास्ट रिजॉर्ट होनी चाहिए. महावीर त्यागी जी की बात करें तो उन्होंने भी मिसयूज़ के डेंजर के बारे में ना वार्निंग दी और इसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सपोर्ट भी था और कंसर्न भी. फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने डिसाइड किया कि इमरजेंसी प्रोविज़न रहेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी के सेफगार्ड भी होने चाहिए डेमोक्रेसी का. 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, कुछ सेफगार्ड जो इंट्रोड्यूस हुआ है इनमें. तो अब आते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम टॉपिक पर. 1975 से 77 के इमरजेंसी के बाद ना 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया. इसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि इमरजेंसी पावर का मिसयूज़ रोकना. तो चलिए इंपॉर्टेंट चेंजेस को देखते हैं. तो कुछ चेंजेस थे, ठीक है, जिसकी हम बात कर लेते हैं. ओके, नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड यानी पहला इसकी बात कर लेते हैं. तो इंटरनल डिस्टर्बेंस से चेंज होकर आर्म रिवेलियन कर दिया गया और इससे जो है वेग एक्सप्रेशन हटा दिया गया. दूसरा चेंज था कि प्रेसिडेंट अब नेशनल इमरजेंसी तभी प्रोक्लेम करेंगे जब कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन होगी, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस इनफ नहीं होगी. थर्ड है कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए अब स्पेशल मेजॉरिटी मैंडेटरी है, सिंपल मेजॉरिटी नहीं. फोर्थ है कि इमरजेंसी अप्रूवल का टाइम 1 month कर दिया गया था और हर 6 महीने पे पार्लियामेंट से फ्रेश अप्रूवल लेना ज़रूरी है. फिफ्थ था कि लोकसभा के मेंबर्स इमरजेंसी रिवोक करने की ना प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं. अगर कम से कम 1/10 मेंबर नोटिस देते हैं तो स्पेशल सेटिंग बुलाई जा सकती है और लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से रिवोकेशन रिजोल्यूशन पास करे तो प्रेसिडेंट को ना इमरजेंसी रिवोक करनी होगी. सिक्स्थ है कि आर्टिकल 358 को रेस्ट्रिक्ट किया गया और अब ना आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड सिर्फ वॉर के टाइम पे और एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में होता है, आर्म रिवेलियन के केस में नहीं, है ना. सेवेंथ है कि आर्टिकल 359 में भी ना सेफगार्ड ऐड हुआ. अब आर्टिकल 20 और 21 के इन्फोर्समेंट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, मतलब राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी प्रोटेक्टेड रहेंगे. फिर एट्थ चेंज है कि जुडिशल रिव्यू को रिस्टोर किया गया. अब सुप्रीम कोर्ट जो है इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को रिव्यू कर सकती है. ये डेमोक्रेसी का कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट सेफगार्ड है. ठीक है, अब जो है ना हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 352 से 360 एट अ ग्लांस. ओके, और फाइनल रिवीजन कर लेते हैं एक बार इमरजेंसी का. 352 क्या है? नेशनल इमरजेंसी. ग्राउंड कौन से हैं? ग्राउंड इसका क्या है? वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म रिवेलियन. ठीक है, 353 की बात करें आर्टिकल, तो ये नेशनल इमरजेंसी लगते हैं. उन यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट तक एक्सटेंड हो जाती है. पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी लॉ बना सकती है.
आर्टिकल 354 की बात करें तो ड्यूटी ऑफ द यूनियन की बात करता है। सेंटर का ड्यूटी है कि हर स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करे और इंश्योर करे कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही हो, है ना। आर्टिकल 356 की बात करें तो प्रेसिडेंट रूल की बात होती है जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए उस वक्त। 357 की बात करें तो ये जो है प्रेसिडेंट रूल के दौरान पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के पावर एक्सरसाइज कर सकती है। आर्टिकल 358 की बात करें तो ये नेशनल इमरजेंसी के दौरान ना आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है, लेकिन सिर्फ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में ही होगा, ठीक है, आर्म्ड रिवेलियन के केस में नहीं। 359 की बात कर लें तो प्रेसिडेंट स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 360 की बात करें दिस वन, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जब इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट थ्रेटन हो उस वक्त के लिए। कुछ टाइमलाइन की बात करें तो 1962 में लगा था जब चाइनीज़ अग्रेशन चाइना के अटैक के बाद ना नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था। 1965 में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ लेकिन अलग से नई इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं की गई थी बिकॉज 1962 वाला ही आगे बढ़ गया, उसी को कंटिन्यू कर दिया। 1971 ये जो है पाकिस्तान के साथ वॉर के दौरान ना एक और नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। 1975 to 77 इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर ना नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई। ये इंडियन डेमोक्रेसी की सबसे कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी थी। इसी एक्सपीरियंस के बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था और इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस करके आर्म्ड रिवेलियंस कर दिया गया। सो फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक ना इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुआ। अब एक कंपैरिजन देख लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो क्वेश्चन पूछते हैं कि ख़त्म मतलब खतरा किससे है। आंसर है कंट्री की सिक्योरिटी से, कंट्री की सिक्योरिटी ग्राउंड से, ग्राउंड वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिवेलियन, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो क्वेश्चन है कि खतरा कहाँ है। आंसर है एक स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में। ग्राउंड होगा फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो सवाल है कि खतरा किस चीज़ को है। जवाब है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट को। तो ग्राउंड क्या होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगेन इसको तो हमने तीसरी बार अब हम ये देख रहे हैं। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 क्या बात करता है कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन को ऑलमोस्ट फाइनल बना दिया, जुडिशियल रिव्यू को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। 42nd अमेंडमेंट 1976 क्या बात करता है कि इमरजेंसी पावर और स्ट्रॉन्ग कर दी, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन इंक्रीज़ हुआ। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 सबसे इम्पॉर्टेंट, इसने क्या किया, डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया। इंपॉर्टेंट सेफगार्ड्स जैसे इंटरनल डिस्टर्बेंस, आर्म्ड रिवेलियंस बन गया। कैबिनेट की रिटन एडवाइजरी मैंडेटरी कर दिया, है ना, स्पेशल मेजॉरिटी के लिए अब लगेंगे। जुडिशियल रिव्यू रेस्टोर हो गया। आर्टिकल 20 एंड 21 प्रोटेक्ट हुआ। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंशन सिर्फ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन के समय पे होगा। तो अब याद रखिए कि इंडिया में अब तक जो है 3 नेशनल इमरजेंसी जो है प्रोक्लेम हुई है, 1962, 71, 75। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी डिक्लेयर नहीं हुई। प्रेसिडेंट रूल के लैंडमार्क केस हैं SR बोमाई 1994। इमरजेंसी प्रोविज़न के सेफगार्ड किसको कहते हैं, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। और एक गोल्डन रूल है कि आर्टिकल 355 इज़ ड्यूटी एंड आर्टिकल 356 इज़ प्रेसिडेंट रूल, ओके। 357 is parliament exercising legislative power for the state, and article 358 is automatic suspension of article 19 only during war and external aggression, and article 359 is suspension of enforcement of specified fundamental rights or except article 20 and 21. So क्या फाइनल टेक अवे है कि इमरजेंसी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन का एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोविज़न है। इनका पर्पस ना डेमोक्रेसी को ख़त्म करना नहीं बल्कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में नेशन को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन ने सेफगार्ड भी दिया है ताकि इमरजेंसी का मिसयूज ना हो। तो एक लाइन में याद रखिए कि इमरजेंसी गिव्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स टू द स्टेट but the constitution also creates extraordinary safeguards to protect democracy. So thank you everyone. If you like this lecture, do subscribe to this channel. Till then, keep learning.